नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड के खिलाफ जमशेदपुर में भी फूटा गुस्सा। हिंदू जागरण मंच ने साक्षी गोल चक्कर पर किया जमकर प्रदर्शन। राजस्थान के CM अशोक गहलोत का फूका पुतला। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से की राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। पश्चिमी सिंहभूम जिले के युवकों को हुनरमंद बनाने की कोशिश हुई तेज। टाटा स्टील फाउंडेशन की मदद से चलाए जाएंगे स्किल डेवलपमेंट सेंटर। जिला प्रशासन ने टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ किया MOU। जिले में पहले से चलाए जा रहे हैं 5 स्किल डेवलपमेंट सेंटर। और बिष्टुपुर के होटल अल्कोर में एडमिशन फेयर की हुई शुरुआत। फेयर के पहले दिन विद्यार्थियों अभिभावकों ने एकत्र की पाठ्यक्रमों की जानकारी। अपने पाठ्यक्रमों की जानकारी लेकर पहुंची हैं देश की कई नामी यूनिवर्सिटियां। एक छत के नीचे कई विकल्पों की सूचना मिलने से छात्रों अभिभावकों में दिखी खुशी। बात करते हैं उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के खिलाफ जमशेदपुर में गुस्सा फूटने की। हिंदू जागरण मंच की जमशेदपुर शाखा ने उदयपुर में कन्हैयालाल की हुई हत्या को लेकर बुधवार शाम साक्षी गोल चक्कर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से राजस्थान के राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल नामक युवक की जिहादियों द्वारा की गई निर्मम हत्या को लेकर पूरे देश के हिंदू संगठनों में गुस्सा उबल रहा है। उदयपुर में निर्दोष कन्हैयालाल की नृशंसता के साथ की गई हत्या के खिलाफ जमशेदपुर में भी बुधवार को तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। बुधवार शाम हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में राजस्थान सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया। आज हम लोग राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हम लोग पुतला पूछने आए हैं हिंदू जागरण मंच के द्वारा, जो कल एक हिंदू इसका इतना दर्दनाक मौत, गला काट कर हत्या, पूरा भारत, राजस्थान से छोड़े पूरा भारत दुखी है कल से और विरोध कर रही है। हिंदू समाज को जो बार बार एक ही टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो कलकत्ता हो चाहे राजस्थान हो, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है सिर्फ हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है और हिंदू समाज का हत्या किया जा रहा है। हम लोग विरोध करते हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा हम लोग एक संदेश देते हैं और हम लोग संदेश देना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द इस प्रकार के जहाँ भी हत्या होती है जल्द से जल्द सरकार को बर्खास्त करके और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, वरना आज तक हिंदू समाज चुप है। जिस दिन रोड में उतर जाएगी हिंदू समाज, सारे हिंदुस्तान को पता चलेगा और जो हिंदू समाज को हल्के में लिए हुए उसको बताने का काम हिंदू समाज करेगा और ये देखने की काम सरकार करेगी और ये बर्दाश्त नहीं होगी। आइए बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम प्रशासन के टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ हुए MOU की। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने जिले के युवाओं को हुनरमंद बनाने की पहल के तहत टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ जिले में कौशल प्रशिक्षण केंद्र के संचालन के लिए इकरारनामा यानी MOU किया है। संस्थान में जिले के युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित कर उन्हें स्किल्ड बनाया जाएगा। वर्तमान तकनीकी युग में हर हाथ का हुनरमंद होना जरूरी हो गया है ताकि युवाओं की भविष्य की राह आसान हो सके। इसी के मद्देनजर पश्चिमी सिंहभूम प्रशासन जिले के 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को स्वावलंबी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य कर रहा है। इसके तहत जिले के युवा युवतियों को उनकी रुचि के ट्रेड में प्रशिक्षण दिलाकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जिले में कुल 5 स्किल डेवलपमेंट सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की आगामी कुछ महीनों में 3 अन्य सेंटर आरंभ करने की योजना है। जिला प्रशासन ने हाल ही इसके तहत चाईबासा में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण के लिए कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन के लिए टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ MOU किया है। जिला प्रशासन ऐसे स्किल डेवलपमेंट सेंटरों के संचालन को प्राथमिकता दे रहा है, जहां निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ ही आवश्यक व गैर आवश्यक सुविधाओं के अलावा प्रशिक्षुओं के लिए निःशुल्क भोजन एवं आवास की भी सुविधा दी जाएगी। फिलहाल जिले में राज्य संतोष योजना के तहत 4 एवं जिला आकांक्षी निधि
से एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहे हैं, जिसमें अब तक 7,323 युवाओं के निबंधन पश्चात 5,504 युवाओं को प्रशिक्षण, 3,509 युवाओं को प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाते हुए 1,834 युवा युवतियों को प्लेसमेंट के आधार पर रोजगार का अवसर भी उपलब्ध कराया जा चुका है। अब बात करते हैं जमशेदपुर के होटल अल्कौर में शुरू हुए एडमिशन फेयर की। जमशेदपुर के बिस्टुपुर स्थित होटल अल्कौर में बुधवार को एडमिशन फेयर शुरू हुआ। 2 दिवसीय फेयर में पूरे देश की नामी यूनिवर्सिटियां विद्यार्थियों के लिए अपने ऑफर लेकर पहुंची हैं। पहले दिन बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अपने अभिभावकों के साथ पहुंचकर अपने पसंदीदा पाठ्यक्रमों में एडमिशन के विकल्प की जानकारी ली। बिस्टुपुर स्थित होटल अल्कोर में बुधवार को 2 दिवसीय एडमिशन फेयर की शुरुआत हुई। एडमिशन फेयर में कुल 30 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित कई राज्यों की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियां अपने पाठ्यक्रमों के संबंध में सारी जानकारियां लेकर पहुंची हैं। बुधवार को फेयर के पहले दिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों ने पहुंचकर अपनी पसंद के पाठ्यक्रमों एवं उनके लिए एडमिशन के उपलब्ध विकल्पों की जानकारी एकत्र की। यूनिवर्सिटियों के प्रतिनिधियों ने भी विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों की हर जिज्ञासा एवं शंका का समाधान करने की कोशिश की। फेयर में पहुंची छात्रा सिमरन ने बताया कि फेयर में आने से एक छत के नीचे आगे की पढ़ाई के लिए उपलब्ध विकल्पों की जानकारी मिली। सिमरन ने बताया कि वो फिलहाल इग्नू से BCA कर रही हैं तथा आगे की पढ़ाई के लिए जानकारी एकत्र करने के लिए फेयर में आई हैं। मतलब यहाँ पे जब पूरा बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं तो क्या होता है कि हम लोग को बहुत सारे कॉलेजेस हो सकता है जो नहीं भी पता हो वो भी पता चलता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे कॉलेजेस जिसमें हम पहुँच नहीं सकते और सबको इंडिविजुअली वेबसाइट पे जाना, सबको चेक करना, अपडेट्स लेना, मतलब उतना टाइम आजकल किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो वो सब अगर एक ही स्टॉप पे मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है डिसीजन लेने के लिए भी और इंटरैक्ट करने के लिए। यहाँ हम लोग बच्चों के बीच में अपनी यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में हमने बताया है। प्रोग्राम्स में किस तरह से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन की क्या प्रक्रिया है और हमारी यूनिवर्सिटी के क्या USPs हैं, किस तरह के प्लेसमेंट्स हैं, किस तरह के एकेडमिक्स हैं, सभी के बारे में हम लोगों ने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन किया है। और जो भी स्टूडेंट्स के क्वेरीज थे हमने उनको बताया ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले ह्यूमैनिटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के बारे में। ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। यानी कॉलेजेस के जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं डायरेक्ट आपको बताते हैं कैसे क्या करना है, नहीं करना है, जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हो पाता। यूनिवर्सिटी बेंगलोर, देन MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, ये दो जो प्रेफरेंस बच्चे का वही है, ये दो यूनिवर्सिटी। बात करते हैं पोटका के बड़ा बुमरी गांव में अंत्योदय कार्ड की जांच के हुए विरोध की। जमशेदपुर से निकट पोटका प्रखंड के बड़ा बुमरी गांव वासियों ने गांव के लोगों के अंत्योदय कार्ड की जांच किए जाने का विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरे प्रखंड एवं पूरे जिले के सारे अंत्योदय कार्ड की जांच कराए जाने पर ही उनके कार्डों की भी जांच कराई जाए, अन्यथा नहीं। पोटका प्रखंड अंतर्गत बड़ा बुमरी गांव के निवासियों की हुई एक बैठक में सिर्फ बड़ा बुमरी गांव के लोगों के अंत्योदय कार्ड की जांच कराए जाने का विरोध किया गया। बताते चले कि दिनेश महतो नामक एक व्यक्ति ने जिला प्रशासन को बड़ा बुमरी गांव के कुछ संपन्न परिवारों को अंत्योदय कार्ड जारी किए जाने की लिखित जानकारी देते हुए इस मामले की जांच कराई जाने की मांग की है। बड़ा बुमरी गांव के निवासियों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि गांव के लोगों की जांच करने के लिए पहले पूरे प्रखंड एवं पूरे जिले के लोगों के अंत्योदय कार्ड की भी जाँच होनी चाहिए। जो मेरा बड़ा बुमरी गाँव में जो भी अंत्योदय है कि इसी के ऊपर कंप्लेन किया है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि पंचायत ही क्यों, पूरा प्रखंड में जितना भी अंत्योदय है जो जेन्युइन है उसी को मिला जाए। साथ साथ में प्रखंड के साथ साथ पूरा जिला में भी जांच होना चाहिए, बुमरी के साथ साथ, क्योंकि बुमरी में ही अंत्योदय है या और जगह भी तो अंत्योदय है, दूसरा जगह में भी जांच होना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी पदाधिकारी है प्रखंड से लेकर पूरा जिला में जितना भी अंत्योदय है वो वास्तविक में जेन्युइन है या नहीं है। जेन्युइन है तो उनको अंत्योदय मिलना चाहिए, जो नहीं है उनका कटना चाहिए बस। विभाग के द्वारा बोला गया है कि जिनका नहीं होना चाहिए उनका है, ठीक है, हम चलिए मान लेते हैं कि अगर उनका है भी तो किसी के इशारे के द्वारा एक गांव को चिन्हित कर टारगेट कर या उनको कार्रवाई करना नहीं चाहिए। अगर कार्रवाई होता है तो पूरे प्रखंड के साथ साथ पूरे जिले में होना चाहिए। अगर ये कार्रवाई हो रही है हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, अगर गलत है तो इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन अगर इसी गांव को होगा, अगर एक गांव के
होने के बाद अगर कहीं नहीं होता तो हम इसका विरोध करते हैं। किसी के इशारे के द्वारा विभाग काम ना करे, अगर करता है तो पूरे प्रखंड क्षेत्र के साथ साथ पूरे जिले में काम करे, अन्यथा इसका हम विरोध करते हैं। ये अंत्योदय कार्ड के मामला है, हमारे गांव के टारगेट करके किया गया और ये भी किया गया जो गरीब से गरीब आदमी का भी अंत्योदय कार्ड है, ठीक है, जो भी किया है एक गांव के टारगेट करके करना चाहिए, पूरे प्रखंड के करना चाहिए, पूरे जिला का करना चाहिए। इसके लिए हम भी स्वागत करेंगे, होना भी चाहिए जांच। इसके लिए हम सरकार से भी धन्यवाद देंगे। पूरे 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 जिला के भी जांच होना चाहिए। एक गांव के टारगेट करके किया, हमारे गांव के गरीब आदमी नहीं है, 164 आदमी क्या सब अमीर आदमी है। जांच होगा तो पूरे प्रखंड के जांच हो, जिला का जांच हो, उसका लिए हम स्वागत करते हैं। आइए बात करते हैं जर्जर स्कूल भवन में डरे सहमे पढ़ने बैठने को बद्ध बच्चों की। सरायकेला जिले की आसनबनी पंचायत अंतर्गत रंगाखेना गांव स्थित नव प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर हो जाने के कारण वहां बच्चों को खतरे के बीच पढ़ाई करना पड़ रहा है। करीब 14 वर्ष पूर्व बने स्कूल भवन की कक्षाओं की छत से प्लास्टर टूटकर गिर रहा है। इससे बच्चे डरे सहमे ही कक्षाओं में पढ़ने बैठते हैं। सरकार गांवों में शिक्षा व्यवस्था पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है ये उन स्कूलों में जाकर ही पता चलता है। सरकारी खजाने से इसके नाम पर पैसे तो निकलते हैं, किंतु उसका काम कैसे हो रहा है, चांडल की आसनबनी पंचायत के रंगाखेना गांव का नव प्राथमिक विद्यालय इसका अच्छा उदाहरण है। महज 14 वर्ष पूर्व बना रंगाखेना नव प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर हो गया है। इसकी कक्षाओं की छत से प्लास्टर टूटकर गिरने लगा है, जिससे बच्चे डरे सहमे ही कक्षाओं में बैठते हैं। वर्ष 2008 में बनने के कुछ वर्ष बाद ही स्कूल भवन का प्लास्टर टूटकर गिरने लगा था। स्कूल की छात्रा पूनम पंडित ने बताया कि कक्षा की छत से प्लास्टर गिरने से बच्चे कक्षा में जाने से डरे रहते हैं। काली मंदिर रंगाखेना में स्कूल में पढ़ते हैं। मेरा नाम पूनम पंडित है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। अच्छा, आप लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल का स्थिति पूरा जर्जर है, छत टूट के गिरा, तो क्या डर लगता है आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए? डर लगता है। वहीं स्कूल की प्रधानाध्यापिका मीरा महतो ने बताया कि इस बार फंड कम मिलने के कारण स्कूल भवन की मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं। अगले साल पूरा फंड मिलने पर स्कूल भवन की मरम्मत करा दी जाएगी। सामना करना पड़ता है। ये स्कूल बना है 2008 में और अभी छत भी गिरने लगा है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत तो है। मेरे स्कूल में 32 बच्चे हैं टोटल। NPS काली मंदिर रंगाखेना। हाँ, मरम्मती के लिए बोला गया है। जो मेंटेनेंस के पैसा आते हैं उसमें से करने के लिए बोला। टीचर को ही करवाना होगा। मेंटेनेंस तो स्कूल मेंटेनेंस का पैसा आता है समिति के खाते में। इस साल तो हम लोग का अनुदान का राशि कम आया था, जिस कारण नहीं हो पाया है। स्कूल का और भी काम रहता है इसके लिए, और नेक्स्ट ईयर अगर आता है पैसा तो कर लेंगे। बात करते हैं पोटका के बड़ा बुमरी गांव के घर से 2.5 लाख की हुई चोरी की। जमशेदपुर से निकट पोटका थाना क्षेत्र के बड़ा बुमरी गांव निवासी प्रवीर मंडल के घर में मंगलवार रात 2.5 लाख रुपए के गहने, नगद आदि की चोरी हो गई। अज्ञात चोर खिड़की का दरवाजा तोड़ अंदर घुसे एवं अलमारी घर के बाहर ले जाकर उसे खोला एवं उसमें रखे कीमती सामान व नगद चोरी कर ले गए। बता दें कि बड़ा भुमरी के प्रवीर मंडल के घर के सारे सदस्य रात को बरामदे में सोए थे। इसी दौरान घर की खिड़की का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे चोर कमरे में रखी अलमारी उठाकर घर से दूर खेतों में ले गए। चोरों ने वहां उसका ताला तोड़कर उसमें रखे नगद करीब 25,000 रुपए एवं लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के गहने निकालकर फरार हो गए। उधर घर के लोगों को बुधवार सुबह नींद खुलने पर चोरी का पता चला। पीड़िता झुन्नू मंडल ने बताया कि चोर नगद एवं गहनों समेत करीब 2.5 लाख रुपए मूल्य के सामान चोरी कर ले गए हैं। मामला देखिए, पोटका पंचायत अंतर्गत गांव बड़ा बुमरी में यहाँ पर जो चोरी हुआ है, रात को इन लोगों बरामदा में सोई हुई थी सब कोई,
और अलमारी खिड़की तोड़ के घुस के उधर तरफ लेके गया था और उधर में ही खोल खाल के पूरा चोरी किया है। जितना इन लोग का सोना चांदी पैसा सारा सामान था उन लोग लेके चोरी किया। आए दिन हम देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारे गांव में चोरी ज्यादा से ज्यादा ही हो रहा है। दुकान उकान में भी, हमारा पोटका पंचायत पोटका गांव में भी हमेशा ये गलत हो रहा है। जो चोर है उनका ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि देख रहे हैं हर दिन खाली ज्यादा ही चोर हो रहा है। वहीं चोरी की घटना की सूचना पाकर वहां पहुंची मुखिया पानो मुर्मू ने कहा कि पोटका थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द चोरी का खुलासा किए जाने की जरूरत बताई। घरे चोरी हইল, सामान टामान सब কিছু ছিল, বাইরে শুয়েছিল মেলায় বারান্দায়, সোনা গয়না ছিল, হার ছিল, কানের ছিল, ফুলি ছিল, চুড়ি ছিল, সব টাকা পয়সা ছিল 25-30 হাজার টাকা ছিল, সব কিছু ছিল, সব বাসকা পিড়ি কাপড় চোপড় সব কিছু ছিল, সব 2.5 লাখ। ভোরবেলায় 3টার সময় যখন উঠি ঘরে ফাঁকা, সব অলং ঢং ছিল জিনিসপত্র, তখন जानते पारे। आइए बात करते हैं आदितपुर के साथ बोहनी में कमरे से युवक का नग्न शव बरामद होने से मची सनसनी की। सरायकेला जिले के आदितपुर अंतर्गत सात बोहनी बजरंग नगर में बुधवार को एक युवक का नग्न शरीर घर में पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई है। उसका शव निवस्त्र अवस्था में कमरे में पड़ा मिला। युवक के सुबह में देर तक दरवाजा नहीं खोलने पर लोगों ने खिड़की से झांक कर देखा तो वह कमरे में बिना कपड़े के हालत में पड़ा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि दीपक चौधरी नामक उक्त 22 वर्षीय युवक सात बोहनी बजरंग नगर में राम बहादुर सिंह के मकान में अकेले रहकर दिहाड़ी मजदूरी करता था। बुधवार सुबह उसके देर तक दरवाजा नहीं खोलने पर स्थानीय लोगों ने खिड़की से झांक कर देखा तो वह कमरे में एक ओर पड़ा हुआ था। इसके बाद लोगों ने तत्काल आदितपुर पुलिस को इसकी सूचना दी। आदितपुर पुलिस ने पहुंचकर उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। कमरे में पड़े उसके शव पर एक भी कपड़ा नहीं था। कमरे की हालत देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि करंट लगने से उसकी मौत हुई होगी। घटनास्थल पर पहुंचे आदितपुर पुलिस के एएसआई ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जबकि उसकी मौत के कारणों की जांच की जा रही है। अभी सूचना मिला था, सूचना के आधार पर सत्यापन के लिए बहनी धीराजगंज में बसंती मंदिर के पीछे राम बहादुर सिंह के मकान में भाड़ेदार के रूप में एक दीपक चौधरी नाम का लड़का, जिसका उम्र करीब 22 वर्ष, पिता स्वर्गीय अरविंद चौधरी, रहते थे। अकेले रहते थे जिसे सुनने में आ रहा है। उसके बाद में वो अभी मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। पता नहीं चल रहा है कि मृत कैसे हुए हैं। जांच किया जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है। जांच के बाद जो भी प्रक्रिया हो बताया। वहीं मृतक दीपक की बहन ने बताया कि उसका भाई दीपक चौधरी सात बोहनी में अकेले रहकर आरआईटी में काम करता था। आज सुबह उसका शव घर में पड़े होने की जानकारी मिलने के बाद वह पहुंची है। क्या नाम था उनका? दीपक चौधरी। आप कौन है? उनका बहन है। क्या काम करते थे वो हमको भी नहीं मालूम था। आरआईटी में वाथी में करते थे, अब हमको उतना मालूम नहीं था। अकेले रहता। पुष्पा चौधरी नाम है। और उनका कोई परिवार शादीशुदा है क्या? नहीं, शादीशुदा नहीं। कितना उम्र होगा उनका? 22 साल। और आपके माता पिता कहाँ? डेट कर गए। बात करते हैं झारखंडी भाषा खतियान समिति द्वारा संघर्ष की घोषणा किए जाने की। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने राज्य में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति तैयार करने की मांग करते हुए कहा कि इसके लिए रण होगा। समिति के जयराम महतो ने कहा कि इसके लिए अभी वे वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके तहत वे सरकार के समक्ष अपनी बात रखते हैं कि उनकी मांगे कैसे जायज है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की पूर्वी सिंहभूम इकाई की ओर से जमशेदपुर निर्मल गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के जयराम कुमार महतो ने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के 22 वर्ष बाद भी इसकी अपनी पहचान नहीं बन पाई है। यहाँ के निवासियों की पहचान नहीं बन पाई है। इसी के लिए धनबाद बोकारो से भाषा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें लाखों की संख्या में स्थानीय लोगों ने सरकार की नीतियों के प्रति अपनी असहमति जताई। वो आंदोलन अब स्थानीयता की ओर मुड़ गया है।
यहाँ के स्थानीय लोगों की पहचान के लिए नीति बननी चाहिए, नहीं तो यहाँ के निवासी धीरे धीरे गांव में सिमटते जाएंगे और झारखंड में कुछ भी झारखंडी नहीं बचेंगे। जयराम महतो ने कहा कि इसलिए 1932 के खतियान को स्थानीयता का आधार बनाने की मांग की जा रही है, जो सर्वथा उचित एवं संवैधानिक भी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बिरसा मुंडा, निर्मल महतो, जयपाल सिंह मुंडा व विनोद बिहारी महतो की तर्ज पर भी संघर्ष होगा। अभी हम लोग वैचारिक संघर्ष कर रहे हैं, जिसके तहत वो सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखते हुए ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह उनकी मांगे जायज एवं संवैधानिक भी है। जैसा कि सभी जानते हैं, वे राज्यवासी जानते हैं कि धनबाद और बोकारो से भाषा को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। लगभग 4.5-5 लाख लोग सड़क पर आकर इसका विद्रोह किए थे, सरकार के प्रति असहमति जताए थे, क्योंकि झारखंड जो बना था, झारखंड का जो गठन हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं भाषा, संस्कृति, परंपरा और भौगोलिक स्थिति भी आधार थी। उसी क्रम में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ है और इस आंदोलन का हम लोग स्थानीयता की ओर रुख मोड़ चुका है, क्योंकि जितने भी हमारे राज्य हैं भारतवर्ष में, सभी राज्यों की कोई ना कोई पहचान है, आइडेंटिटी है कि उस राज्य का निवासी कौन है। लेकिन झारखंड की 22 वर्षों में भी कोई आइडेंटिटी नहीं बन पाई है। आइडेंटिटी अगर बनाने का प्रयास भी किया गया है तो कहीं ना कहीं उसमें झारखंडियों के हक अधिकार को मारने, खत्म करने जैसा है। उसी क्रम में आज ये आंदोलन खड़ा हुआ। 22 वर्ष का झारखंड, लेकिन आज भी जो यहाँ के मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, चाहे जिनके मकसद के साथ झारखंड बना था, वे लोग हाशिए पे। अब बात करें तो यहीं बगल से मिलते हुए लावा गांव से आ रहे हैं। लावा गांव में एक सोने का खान मिला है, उस सोने के खान पर काम चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जिन लोगों का जमीन अतिक्रमण किया गया है, जिनकी जमीनें ली जाएंगी और उससे जो केमिकल के माध्यम से भी सोना का खदान से सोना निकाला जाएगा, उस केमिकल से जो लोग प्रभावित होंगे वे लोग आज भी डर का माहौल में हैं। और वहाँ जो रोजगार सृजन किया गया है, उस खदान में जो भी मजदूर बन के आए हैं, अधिकारी बन के आए हैं, लगभग 95% लोग बाहर के हैं। तो भाई आखिर ये किस दिन के लिए झारखंड और किसका झारखंड है? इसलिए आज ये लड़ाई बहुत अत्यंत आवश्यक है। और विशेषकर कोल्हान क्षेत्र, विशेषकर आपका जमशेदपुर और सरायकेला ये औद्योगिक क्षेत्र है। आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय के लेटर हेड से जारी हुआ था कि निजी कंपनियों में भी 75% रोजगार स्थानीय लोगों को मिले। पर प्रश्न ये है कि स्थानीय कौन है? 75% कैसे तय करेंगे कि आखिर स्थानीय है कौन? इसलिए आज जरूरी है स्थानीयता को परिभाषित करने की और उसी के आधार पर नियोजन नीति परिभाषित करने की। और नहीं तो फिर आने वाला दिन क्या होगा, झारखंड धीरे धीरे जिस प्रकार अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारतवर्ष को गुलाम बनाया था, ये झारखंड एक दिन औपनिवेशिक गुलाम के हाथों में चला जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग और फाइनली जो यहाँ के लोग हैं जो गाँवों में संकुचित भाव से रहते हैं। झारखंड की सबसे पहली खासियत यही है, और चूंकि आदिवासी तबका, उसकी पहली खासियत है कि जो बाहरी लोग आते हैं उनसे वे संकुचित रहते हैं, उनसे थोड़ा सा हिचकते हैं। और फाइनली क्या होगा, हम लोग गाँवों में सिमट कर रह जाएंगे और धीरे धीरे झारखंड में पूरी तरह से बाहरी संस्कृति, बाहरी भाषा, बाहरी परंपराएं हावी हो जाएंगी। देखिए, रन अभी तक जिस प्रकार से हुआ है, चाहे बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जिस प्रकार हुआ है, निर्मल दा के नेतृत्व में जिस प्रकार हुआ है, उस प्रकार से भी होगा। विनोद बाबू के नेतृत्व में जैसा हुआ है, जयपाल सिंह मुंडा, रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में हुआ है, रन 2 प्रकार से झारखंड में हुआ, एक वैचारिक और एक हथियारबंद। तो हम लोग फिलहाल वैचारिक लड़ाई की ओर हैं। हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स, आर्गूमेंट्स सरकार के समक्ष रखते हैं। तमाम मीडिया कर्मी जो बंधु हैं, हमारे मीडिया बंधु, उनके माध्यम से रखते हैं कि आखिर हमारी मांग वाजिब कैसे है। लोग बात करते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है, संविधान किसी को कहीं रहने बसने की आज़ादी देता है, तो फिर हम उसी संविधान के पन्ने पलट कर प्रश्न करते हैं कि नागालैंड 371 क्यों बना है, जो कहता है कि नागालैंड में कोई भी बाहरी राज्य के व्यक्ति वहाँ जमीन नहीं कर सकते हैं, उनकी जो रूढ़ी प्रथाएं हैं उन पर कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर कोई कानून बनाएगा, केंद्र अगर कानून बनाएगा तो आपको विधानसभा से परमिशन लेना होगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश से जहाँ प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट लगता है। तो ये बातें हमारी सारी लॉजिकल है, हमारी बातें संवैधानिक है, हमारी बातें न्याय संगत है, क्योंकि झारखंड एक केंद्र शासित राज्य नहीं है, झारखंड एक पूर्ण राज्य है। तो पूर्ण राज्य है, इसका एक अधिकार होना चाहिए और अधिकार मतलब वहाँ के लोगों का अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल रन होगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।